जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम थ्री यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको खुशामदीद। आज के सूरत हाल में हम जो कराची में कल वाक़या हुआ है सिविल सोसाइटी के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो उसमें औरतें शामिल थीं, उसके ऊपर जो पुलिस का जो एक बेईमाना तशद्दुद हुआ है, एक तो उसकी मज़म्मत करेंगे, फिर उसी पे बात करेंगे। आज मुझे दो चीज़ें याद आ रही हैं ज़िया-उल हक के डिक्टेटरशिप की, मार्शल लॉ की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो अखबारों में भी रिपोर्ट हुई थी, एक जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपने जो डॉटर ऑफ ईस्ट में जो वाक़या उसका जो तज़किरा किया है, लिखा है, उसको उसके ऊपर बात करेंगे। जालिब ने कहा था कि बंदूक वाले डरते हैं एक निहत्ती लड़की से। वो निहत्ती लड़की तो बेनज़ीर थी उस वक्त, और उस वक्त जो बंदूक वाले थे वो ज़िया-उल हक के साथी थे, खुद ज़िया-उल हक था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अफसोस इस पे, अगर वो होते कोई भी ज़िया-उल हक जैसी, परवेज़ मुशर्रफ जैसी कोई ऑटोक्रेसी की हुकूमत होती, कोई आमिर बैठा होता, तो शायद इतनी तकलीफ़ ना होती। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो रोशन ख्याल, जमहूरियत पसंद और जो एक लेगेसी रखने वाली पार्टी है, तो अब मैं ये कहूँ हबीब जालिब से मुस्तार लेके कि सिंध सरकार, सिंध हुकूमत डरती है कुछ निहत्ती औरतों से। औरत सिंधु नवाज गांगरो है, वो औरत रुमाशा चांडियो है, वो औरत आलिया बख्शल थल्लो है, वो आयशा वहाँ से जो आई है, धारे जो है, बहुत सारे नाम हैं, इनसे डरती है। निहत्ती औरतें जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन थे और उन्होंने एहतिजाज करना था। ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ उस वक्त की जब मोहतरमा शहीद, बिल्कुल शी वॉज वेरी यंग, तो एक प्रोग्राम कर रहे थे 1 मई का मुल्तान में। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था, पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ था 88 तक। उसके बाद फिर जो उनके किए हैं हालात, वो एक अलग कहानी है, उस पर बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा, जो वहाँ के लेबर थे, जो लेबर विंग थी पीपल्स पार्टी की, मुल्तान में एक बहुत बड़ा उन्होंने जलसा रखा हुआ था कि भाई 1 मई के हवाले से हम करते हैं। ये मोहतरमा ने खुद लिखा हुआ है, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसकी मैं पहले से माजरत चाहता हूँ। तो इसको जाना था, PIA उस वक्त चल रही थी, अब तो बहुत सारी एयरलाइंस चल रही हैं कराची से मुल्तान। तो मुल्तान वो तकरीबन पहुँच रही थी कोई 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान, और यहाँ से वो फ़्लाइट थी कोई 9 बजे की या 8:30 बजे की। तो इनको ज़ाहिर है 1 घंटा पहले निकलना था। एक इनकी फैमिली फ्रेंड थी, वो पॉलिटिकल लड़की नहीं थी, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थंबनेल में उसका नाम आपको दे दूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी। यंग थी, वो भी लड़की यंग थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स से अलग थी। ये इनकी फैमिली फ्रेंड, साथी दोस्त थी। तो ये दो औरतें PIA में बैठी हैं और वो चली गई हैं मुल्तान। मुल्तान एयरपोर्ट पे जैसे ही तैयार ने लैंड किए, तो उसको बंदूक वालों ने घेर लिया। जब बंदूक वालों ने घेर लिया और बाकी जो उसमें बैठे हुए थे पैसेंजर, वो भी परेशान हो गए। तो ये आए और इनसे कहा कि आप लोग आ जाए, नीचे आ जाए। ये दोनों लड़कियां थी उस वक्त, 79 या 80 की कहानी है। तो उस वक्त कितनी एज होगी, 26-27 ईयर्स ओल्ड थी, तो यंग थी, वेरी यंग मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। अब वो जो लड़की थी बेचारी, उन्होंने तो पहली मर्तबा देखी थी, और ये तो पॉलिटिकल लोग थे, इनको पता होता है कि किस तरह से इनको हैंडल किया जाता है। लेकिन वो लड़की बेचारी बड़ी परेशान थी। तो ये जैसे ही नीचे उतरी हैं जहाज से, सीढ़ियों से, तो उसका हाथ थाम लिया और ये बंदूक वाले फिर पहुंच गए और उसको अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अलग करने की कोशिश में मोहतरमा भी गिर गई और वो जो लड़की दूसरी थी वो भी गिर गई। लेकिन मोहतरमा ने उनसे कहा कि मेरा हाथ ना छोड़िएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगी। अब ये 79 की 80 की कहानी है। उस वक्त ना मोबाइल फोन थे, ना आपके ये STD फोन भी बहुत ही कम होते थे, तो फिर उनके घर वाले परेशान हो जाते। तो उसको उसने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भाई हम जहां भी जाएंगे तो ये साथ जाएंगे। फिर मजबूरन बंदूक वालों को, दोनों लड़कियों को साथ लेके, और एक कोने में एक जहाज खड़ा था, आर्मी का, एयरफोर्स का जहाज खड़ा था, और वहाँ जाके उसमें उनको बिठा दिया। अब ये इसमें 15-20 मिनट की धींगा मस्ती में तो इनके कपड़े भी गंदे हो गए, जब नीचे गिरी हैं तो कपड़े गंदे हो गए, ये कुछ थोड़ी सी खराशें भी आ गई। इनको लगी थी, प्यास लग गई। तो जैसे ही वो बैठी हैं उसमें, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है।
पायलट ने उनसे कहा, जो बाकी बंदूक वाले थे उन्होंने कहा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है तो मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। पायलट की तो बात उनको माननी पड़ी, तो वो जाके जल्दी जल्दी में वहीं से एयरपोर्ट से ब्रेकफास्ट और पानी शानी वो लेके आ गए और दिया उनको। तो जैसे ही तैयार ने टेक ऑफ किया, ये इनको शायद लाहौर लेके जा रहे थे तैयार, उसके बाद फिर ये वापस आई हैं कराची में। फिर उन्होंने पानी भी दे दिया और ब्रेकफास्ट भी दे दिया पायलट ने। तो मोहतरमा ने कहा कि एक तरफ तो बंदूक वाले ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें पानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा है सुबह जल्दी उठी होंगी, कराची से आई हैं तो आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। फिर जो उन्होंने कहा फिर हम चले जाएंगे शायद किसी और में, तो वो अल्फाज लिखे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा कि उस पायलट ने क्या कहा था मोहतरमा को। कल अच्छा दूसरा वाक़या, वो उसके जो लाहौर में आसमान जहांगीर बहुत बड़ा नाम था ना। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये तारीख में फिर रकम हो जाते हैं, और तारीख उनको भी याद करती है और तारीख इनको भी, अमरों को भी याद रखती है, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। आसमान जहांगीर ने प्रोटेस्ट करना था लाहौर में माल रोड पे, तो कितने लोग आएंगे जब वहाँ पे एक अंधेर निज़ाम हो, जिसके लिए कहा था हबीब जालिब ने एक चांद यहाँ ना निकला कर, ये शहर अंधे लोगों का। तो फिर हबीब जालिब जैसे लोग ही उसके साथ आए थे, और आपने देखा था उस वक्त के बंदूक वालों ने क्या हालत की थी आसमान जहांगीर की, क्या डंडे बरसाए थे हबीब जालिब एक बेचारा शायर है, वो कोई लड़ाई वाला तो था नहीं। अब वो उसका एक ही काम था कि वो डंडे खा सकता था। कल हमने ये देखा है, कल सिंध सरकार जो पीपल्स पार्टी की है, जो लेगेसी है मोहतरमा शहीद की, जो जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी है, उसकी पार्टी के कारिंदे, उसकी पार्टी के बंदूक वाले, वो सिंध की बच्चियों को, सिंध की जो औरतें थी उनको घसीट रहे थे, और प्रेस क्लब के सामने क्या कसूर था उनका? 144 तोड़ा हुआ है, नक्शे अंदेशा अमन है, और उनके हाथ में बम थे, उनके हाथ में शेल थे, उनके हाथ में पत्थर तक नहीं था भाई। और जिस तरह से डंडा डोली करते, एक बच्ची को, रोमासा को वो लेके जा रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इनसे पूछने वाला है? नहीं है, शायद इनमें शर्म हया भी नहीं है। इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, डरे हुए हैं, इनको अपनी लालच चाहिए, इनको अपनी हुकूमत बचानी चाहिए। और वो जो दानिश्वर लोग हैं अभी बैठे हुए हैं, वो फिर वो कल की बात कर रहे हैं जब एक बंदे के ऊपर, वो जो एक हमारे बहुत बड़े अदीब और दानिश्वर थे, उसके ऊपर, अमर जलील की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जब इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे, इल्ज़ाम लगाने वाले तो देर नहीं करते, जो भी बात करता है, मसला ये है कि सवाल मत करें, जवाब हम नहीं देंगे, हम आपको गोली मारेंगे, ये सोच है, इसको कहते हैं हम इंतहा पसंदाना सोच। बाकी जो रोशन ख्याल सोच होती है, वो कहती है आइन और कानून के तहत अगर कोई मुजरिम या मुजरिम साबित हो जाता है तो उसको सजा दें, कोई आपके ऊपर एतराज नहीं करता। लेकिन कोई बंदा इल्जाम लगा ले और वो कहे कि आपने ये काम किया है, चाहे आपने किया हो या न किया हो, लेकिन उसको सफाई का मौका दिए बगैर आप इसको ऊपर चढ़ दौड़े, ये है इंतहा पसंदाना सोच। और आप कोई सवाल ना करें, ये है इंतहा पसंदाना सोच। आप कोई एहतजाज ना करें, ये है इंतहा पसंदाना सोच। तो जो रुमासा के वालिद हैं, बड़े दानिश्वर हैं, जामी चांडो साहब, तो एक चलते चलते मैं बात करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वेले दियाँ टकरा तो वेले दी नमाज ते को वेले दियाँ टकरा। तो उन्होंने कहा कि जब अमर जलील के ऊपर इस तरह के, और यही जो पीर उमर सरंदी हैं, उन्होंने उसी वक्त भी उसके ऊपर हेड मनी लगाई थी 50 लाख रुपए की। तो हम लोग गए थे और बिलावल भुट्टो जरदारी से, तकरीबन 5 साल पहले की कहानी, और उस वक्त भी सीएम जो है मुराद अली शाह साहब थे। तो मुराद अली शाह साहब बैठे हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे, और हम जो दानिश्वर थे, अदीब थे, उनसे जाके मिले थे। तो हमने उनसे ये कहा था कि इंतहा पसंदाना सोच जो है, इसको आप प्रोमोट क्यों नहीं कर रहे, आप इसको रोकते क्यों नहीं हो? अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो अभी एक छोटी सी आप समझ लें कि बीज है, ये तनावर दरख्त बन जाएगा और खा जाएगा आपको। तो उन्होंने फिर मुराद अली शाह से कहा कि आप क्या जवाब देते हैं इसका, आप जवाब दें। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन कह रहे हैं? जामी चांडो साहब खुद कह रहे हैं कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। वी कैन मैनेज, ओनली मैनेज इट। हम सिर्फ बस इसको बस थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, जैसे अब कर रहे हैं। तो जामी साहब, एक सवाल आपके ऊपर भी उठता है कि शायद अगर आप उसी वक्त ये बाहर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आपकी आवाज में पूरी सिंध की आवाज शामिल हो जाती, जो कभी भी है।
لیکن اس وقت کی بات، اس وقت کا جو وہ اتنا بڑا تھا کہ شاید پھر ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا، جو ابھی بیک فٹ پہ گئے ہیں، لیکن یہ بیک فٹ پہ ابھی فرنٹ فٹ پہ آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس سوچ کو جو کہہ رہی ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ کیا تین انہوں نے باتیں کی ہوئی تھی کہ ایک تو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو گرفتار کرنا کس کا کام ہے؟ سول سوسائٹی کا نہیں، آپ کا ہے۔ آپ کے پولیس والوں نے ماورا عدالت قتل کیا ہے تو اس کے اوپر عدالتی کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ دو، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کا جو ایم این اے صاحب ہے جو پھولوں کے ہار خود بھی پہن رہا ہے اور اس پولیس کو بھی پہنا رہا ہے، اس کو کم از کم آپ معطل تو کریں، سسپینڈ تو کریں، اس سے پوچھیں بھائی آپ کس خوشی میں گئے؟ یہ تین سوال لے کے 15 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا سول سوسائٹی نے کہ اگر آپ نے ایڈریس کر لی ہمارے مطالبات کو تو ہم نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے تو کان پہ جو ہی نہیں رنگ دی۔ آپ نے 4 پولیس والے ہیں اور ایک سب انسپیکٹر، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، ابھی آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ضمانتیں کرا لی ہیں، وہ بھاگ گئے۔ کیا باہر بھاگ گئے؟ ڈی آئی جی لیول کا بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ آپ کو پیر عمر سرندی نظر نہیں آ رہا جو دن دناتا پھرتا ہے؟ اور ابھی یہ وہاں کے لوگوں کو دوبارہ پھر خوف میں، وہاں پہ دیکھیں کتنے 2-3 یہ کر چکے ہیں اجتماعات، تو وہاں کے لوگ تو خوف میں آ رہے ہیں۔ تو وہ جو خوف کا بت توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک سول سوسائٹی کی طرف سے بغیر ہتھیاروں کے، اس کو پھر آپ اسٹیٹ ان کو زبردستی ان کے اوپر خوف کا بت جو ہے نا وہ سوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مت کریں، یہ کل کل کو آپ کے گلے میں پڑ جائے گا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، ہم آپ کی مذمت کرتے ہیں، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اب جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کریں، اور وہ مطالبات بالکل آئین اور قانون کے حد میں ہیں۔ آپ انتہا پسندانہ سوچ کو پروموٹ مت کریں، اس سے نقصان ہوگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر آپ لیگیسی فالو کرتے ہیں محترمہ بھٹو شہید کی اور کام آپ کر رہے ہیں ضیاء الحق جیسا، تو آپ خود کو ابھی کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا محترمہ بھٹو شہید کی پیروی کرنے کے لیے یا ضیاء الحق کی باقیات؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سندھ حکومت نے کرنا ہے۔ سندھ حکومت کس کے ساتھ ہے؟ ضیاء الحق کے باقیات کے ساتھ، انتہا پسندانہ سوچ کے ساتھ، یا روشن خیال اور آئین پسند قانون پسند شہریوں کے ساتھ، اور محترمہ بھٹو شہید کی جو سوچ تھی اس کے ساتھ؟ یہ جواب ہمیں بلاول بھٹو زرداری سے بھی چاہیے، یہ ہمیں مراد علی شاہ صاحب سے بھی چاہیے، اور یہ ان لوگوں سے بھی چاہیے جو پیپلز پارٹی کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ خود دانشور جو بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے قصیدے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفاد حاصل کرنے کے لیے، یہ جواب پھر ان کو چاہیے۔ آج اگر جامی چانڈیو کے گھر میں پولیس نے ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ پولیس وہ ہے جو اپنے پولیس والوں کا بدلہ لے رہی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ کراچی پولیس نے کل وہ کام کیا ہے جو 1 مہینہ پہلے تقریباً 19 تاریخ کو سپٹمبر میں جو میرپور خاص کی اور عمر کوٹ کی پولیس نے کیا تھا، وہی کام کل ہم نے دیکھا جو کراچی میں کراچی پولیس نے کیا ہے۔ اس میں جو بھی کردار ہے، جن لوگوں نے ان کو حکم دیا ہے، ان کو سب کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ تو مشکل لگتا ہے، لیکن سول سوسائٹی خاموش نہیں بیٹھے گی، سندھ کے دانشور خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ سندھ کا جو پرامن چہرہ ہے، جو روادار چہرہ ہے، وہ عوام اس کو خراب ہونے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کو اپنی طاقت سے ضرور روکیں گے۔ اور طاقت کیا ہے؟ آواز کو اٹھائیں، آواز کو بلند کریں، سوال اٹھائیں۔ جواب دینے والے چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن سوال اٹھائیں تو سوال ہمارے بھی اٹھتے رہیں گے سندھ کے گورنمنٹ پہ۔ ناظرین، اچھا لگا وہ پروگرام تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔